चुनाव से पहले शरद पवार को झटका, दिग्गज नेता ने छोड़ा साथ, बीजेपी से मिलाया हाथ, महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। जिन 3 राज्यों में चुनाव है उनमें झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल है। लेकिन चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है। शरद पवार एनसीपी के नेता माणिकराव सोनवलकर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। माणिकराव सोनवलकर ने राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए। शरद पवार को तगड़ा झटका देते हुए माणिकराव ने 5000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा है, जो महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। माणिकराव ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामते हुए कई ऐसे बयान दिए जो काफी चौंकाने वाले हैं। बावनकुले की तरफ से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी गई। बावनकुले ने कहा है कि सोनवलकर सतारा के शरद पवार की पार्टी के नेता हैं, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो जिला परिषद के नेता हैं और उनके साथ 5000 कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सोनवलकर एक शिक्षक हैं। माना जा रहा है कि सतारा में जहां बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा, तो वहीं पवार की एनसीपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वो भी इन चुनावों से पहले जिस तरह से ये बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने की है, तो उसे एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है ये तो महज सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। सोनवलकर के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है, 14.5 करोड़ लोग जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी विभिन्न समुदायों के बीच विवाद भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई, क्योंकि कोई गंदी राजनीति नहीं थी। विपक्ष में जब भी कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है, चाहे देश हो या राज्य, ये समाज को बिगाड़ने और जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनावों को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष की महायुति यानी एनडीए और विपक्ष की महाविकास अघाड़ी दोनों तैयारियों में जुटे हैं। दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सियासत भी जारी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक 20 अगस्त को होगी, लेकिन बैठक से पहले ही बीजेपी ने एमवीए का पहला विकेट गिरा दिया है। यानी कि पहला झटका यहां पर बीजेपी की तरफ से महाविकास अघाड़ी को दिया गया है। वैसे महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। बीजेपी तो 2022 में महाराष्ट्र की सत्ता से ही महाविकास अघाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति हर बार विपक्ष पर भारी पड़ती है। इस बार तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार की ही जमीन खिसका दी है। वैसे इससे पहले उनके भतीजे अजीत पवार भी उनकी पार्टी के 2 हिस्से बांटकर महायुति सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। गौरतलब है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो प्रमुख बातें देखने को मिली थी, उनमें से एक है महायुति के 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की हार, जिसका बदला अब बीजेपी ने लेना शुरू कर दिया है। राज्य में जहां बीजेपी की ताकत कुछ घटी है, तो वहीं कांग्रेस की कुछ ताकत में इजाफा हुआ। हिंदुत्व पर केंद्रित रही महाराष्ट्र की राजनीति में अब गठबंधन राजनीति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले महायुति एकजुट दिख रहा था, जबकि महाविकास अघाड़ी एकजुट रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने एकजुट होकर 2024 चुनाव का सामना जरूर किया, लेकिन उसके कई नेता बीजेपी के साथ चले गए और उसके बाद जबकि चुनाव से पहले महायुति में भी काफी असमंजस की स्थिति देखी गई थी, लेकिन हालात जो थे वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे थे। 2014 और 2019 की तुलना में इस साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अपना पुराना वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। ऐसा तब है जब बीजेपी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में किया था, जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल किया गया था। लेकिन बीजेपी की ये सारी रणनीति काम नहीं आई। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और रणनीति भी बदल दी है। लेकिन विपक्ष को अभी से कमजोर करना यहाँ पर बीजेपी ने शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है कि शरद पवार को पहले कमजोर किया जा रहा है और इस बार यहाँ पर बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र के चाणक्य हैं।
जिसे विधानसभा चुनाव में भगवा परचम लहराया जाए। चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस ने मिलाया हाथ, विपक्ष को मात देने के लिए बनाया खास प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लगातार पार्टी और आरएसएस के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आ रही थी। आरएसएस और बीजेपी के नेता भी कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए, पर अब ऐसा लगता है कि दोनों ने इन दूरियों को भुलाकर आने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस कैडर के एक बड़े वर्ग के चुनाव अभियान से दूर रहने के बाद बीजेपी ने आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आरएसएस बीजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। महाराष्ट्र में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अतुल लिमे को अभियान के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी की माने तो लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के कई कैडर अभियान से दूर रहे थे और महायुति उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे थे, क्योंकि वो गठबंधन में अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के शामिल होने से नाराज बताए जा रहे थे। इसके साथ दोनों के बीच कई और भी आंतरिक मुद्दे भी थे। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच तालमेल स्थापित करने की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां कम। हालांकि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां पाटने की कोशिशें अब ज्यादा तेज हैं। आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सोनी बीजेपी और आरएसएस दोनों में शीर्ष नेतृत्व के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें सरकारी अधिकारियों पर आरएसएस का सदस्य होने पर बैन हटा दिया गया है। इसे भी दोनों के बीच दूरियां पाटने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखनी है और तीसरे में वो सत्ता में वापसी आने की उम्मीद लगाए बैठी है। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रहे हैं शब्द बाण। इन सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक हवा गर्म हो गई है और बड़े मंत्री जुबानी जंग में उलझ चुके हैं। शनिवार को ठाणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी मुक्त राम बना दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी केंद्र सरकार के सामने झुकने का आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ है जो महाराष्ट्र में वृद्धि और विकास से नफरत करते हैं। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का पलटवार। उद्धव ने कहा कि मेरे सैनिक मेरे वाघ नाक यानी बाघ और पंजे वाला हथियार है, इसलिए मैं अब्दाली से नहीं डरता। जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी यहां पर रविवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा औरंगजेब फैन क्लब के नेता जनाब उद्धव ठाकरे ठाणे गए और बीजेपी मुक्त राम बनाने के बारे में बहुत शोर मचाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए इस जीवन काल में भी संभव नहीं होगा। लोग ठाकरे की रैलियों में हरे झंडे को नहीं भूले हैं। मुसलमानों के एक ग्रुप ने उनके आवास मातोश्री के बाहर ये मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि वो वक्फ बोर्ड का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान किया और लोकसभा में उनकी पार्टी के 9 सदस्यों के चुनाव में मदद की। अमित शाह और उद्धव ठाकरे में जुबानी जंग। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उद्धव ठाकरे में भी जुबानी जंग छिड़ चुकी है। शाह ने ठाकरे पर औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने का आरोप लगाया था, तो इसके जवाब में पिछले महीने ही ठाकरे ने बीजेपी नेता अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली करार दिया था। ये जुबानी जंग अभी थमी भी नहीं थी कि 2 भाइयों के बीच की भी तकरार तेज हो गई। हम बात करें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। मुंबई पर दशकों तक राज करने वाले ठाकरे परिवार के 2 उत्तराधिकारियों के बीच पिछले कुछ वक्त में जो कुछ जुबानी जंग और जो वाण चलाए गए हैं एक दूसरे पर, वह अब काफिले पर हमले से महाराष्ट्र के सियासी घमासान में यहाँ पर रक्तजित परिणामों की झलक साफ दिखाई दे रही है। शनिवार को उद्धव ठाकरे की ठाणे जिले की सभा होनी थी, जहां जाने के दौरान चैंबूर में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उद्धव के काफिले पर हमला बोल दिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने उद्धव और उनके काफिले में शामिल वाहनों पर चूड़ियां, टमाटर, नारियल और गोबर फेंका। इस तरह मनसे समर्थकों ने ठाणे में उद्धव के सभा स्थल पर भी राम गणेश गडकरी हॉल में भी हंगामा किया। मनसे कार्यकर्ताओं के इस कृत्य को शुक्रवार को बीड जिले में राज के काफिले पर सुपारी फेंके जाने की घटना के तौर पर देखा गया। तो इस तरह गोबर का जवाब सुपारी और सुपारी का जवाब गोबर से दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो जुबानी जंग दोनों भाइयों में छिड़ चुकी है, उसके बाद ये
जो जंग है वो और तेज होने वाली है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे भी महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। इसके बाद ठाकरे गुट और मनसे के कार्यकर्ता जो हैं वो अब आमने सामने आ चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जंग और तेज हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से बीजेपी ने शरद पवार के किले में सेंधमारी की है, उससे यहाँ पर लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो अपनी रणनीति बनाने में बिजी है, वो आपसी टकराव और खींचतान में बिजी है। सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही महाविकास आघाड़ी में बात नहीं बन पा रही थी। महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार को लगे इस झटके के बाद यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को भी यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। सीट शेयरिंग से पहले ही महाविकास आघाड़ी में जिस तरह की खींचतान मची हुई है और उससे बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर सेंधमारी की है, उसके बाद ये लगता है कि महाविकास आघाड़ी की एकजुटता के जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।